ज्योग्राफी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर भारत के महान मैदान। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है। तो उत्तर भारत के जो महान मैदान हैं उसकी तुलना विश्व के सबसे उपजाऊ घने बसे हुए समतल क्षेत्रों के रूप में की जाती है। तो अगर हम उत्तर भारत के महान मैदान की सबसे पहले एक परिभाषा देखें तो परिभाषा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम में राजस्थान से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक का जो क्षेत्र है उसे हम उत्तर भारत के महान मैदान कहते हैं। ठीक हो क्या? अब आ गया कि इसका जो निर्माण है और गठन है वह कैसे हुआ। तो हम इसके गठन के बारे में देखें। सॉरी, इसका जो गठन है उसका कारण क्या है? इसका गठन किया है सिंधु, गंगा जी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों द्वारा लाए गए नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, सेडिमेंट्स कहते हैं इनको, अवसादों, या इनको निक्षेप भी कह सकते हैं। अभी मैं समझा देता हूं। और इंग्लिश में इन्हीं को कहते हैं सेडिमेंट्स। तो नदियां अपने साथ में जो अवसाद लेके आती हैं उसी को उसने जमा कर दिया उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र जो आज कहलाते हैं, और इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। एक क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया, ये पूछा गया कि सर्वाधिक योगदान उत्तर भारत के मैदानों में सर्वाधिक योगदान किस नदी का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वो गंगा जी का है। किस लिए? हम यह तो जानते ही हैं कि देश की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा जी है। 25 यानी कि 2525 किलोमीटर की लंबाई है। तो इस रूप में भारत में क्योंकि इसका बहाव सबसे ज्यादा है तो इसलिए इसके निर्माण में सब सर्वाधिक योगदान गंगा जी का है। अब ये प्रक्रिया क्या थी, निर्माण की प्रक्रिया क्या थी? तो मैं अगले उस पर लिख देता हूं। निर्माण की प्रक्रिया, ये भी जानना जरूरी है कि प्रक्रिया क्या थी। तो जैसे हम जानते हैं कि उत्तर में हिमालय के ऊपर उठने पर, क्योंकि देखिए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी तो बीच में जो सागर था, टेथिस सागर, उसकी जो तली थी या भूसन्नति थी या जियोसिंक्लाइन था जिसमें बहुत सारा अवसाद इकट्ठा था, वह दब गया। जैसे कि मैं एक टेबल पर एक कपड़ा रखकर और दोनों तरफ से उसको दबाऊं तो वो क्या हो जाएगा? इस तरीके के मोड़ बन जाएंगे। इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। तो उत्तर में जब हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का जो निर्माण हुआ, निर्माण के फलस्वरूप सॉरी,
हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में किसका निर्माण हुआ? एक गर्त, जिसको द्रोणी भी कह सकते हैं, जिसको भू अभिनति भी कह सकते हैं, जिसको भूसन्नति भी कहते हैं। ये सब ज्योग्राफी के शब्द हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं जियोसिनक्लाइन। इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य हो गया एक गहरी सी खाई। सरल भाषा में हम कहें तो जब हिमालय पर्वत उठकर ऊपर हो गए और दक्षिण के अंदर भारत में स्थित था प्रायद्वीपीय पठार, तो उसके बीच में गहरा गड्ढा बन गया और इस गहरे गड्ढे के अंदर ये जो गर्त थी, इस गर्त में पर्वत श्रेणी की जो नदियां थी, पर्वत श्रेणी की नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के द्वारा अवसाद या निक्षेप जमा किए गए, अवसाद या निक्षेप जमा किए गए, जिससे ये गड्ढा जो है भर गया और यही आज उत्तर भारत का महान मैदान कहलाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ, रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने इसमें बताया हिमालय के निर्माण में ये किस तरीके का गर्त बना, जरा एक चित्र से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की स्थल मंडलीय प्लेट थी। इसे मोटे तौर पर समझिए कि जमीन का ऊपरी हिस्सा जो है वह सरक रहा था, उसी को प्लेट कहते हैं। और बीच का जो हिस्सा था, इसमें था यहाँ पर ये बीच में एक सागर था जिसको कहते हैं टेथिस सागर। इस टेथिस सागर के ऊपर जो है ये नदियों के द्वारा लाया गया बहुत सारा निक्षेप जमा था। और इसके उत्तर में स्थित थी एक और प्लेट जिसे कहते हैं यूरेशियन प्लेट। तो जब ये प्लेट इससे जाकर टकराई, यानी कि भारत की प्लेट जब इससे जाकर टकराई, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ये भारत की प्लेट जो है ये इसके नीचे चली गई, जो ये यूरेशियन प्लेट है। और इसके मध्य का जो हिस्सा है यहाँ पर ये हो गया निर्माण हिमालय का। तो हिमालय जो है उठकर, क्योंकि ये सारा मलबा जो था ये उठकर ऊपर हिमालय के रूप में बन गया और यहाँ पर एक ये हिस्सा जो है ये वाला, ये एक प्रकार का गड्ढा बन गया। इसी को हम कह रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये गर्त है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो कि भारत का प्राचीनतम भूभाग है। तो हिमालय और इसके बीच में इसका निर्माण हुआ। यह हो गया हमारा निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। अब हम करते हैं अगला पॉइंट कि ये जो हमारे उत्तर भारत का मैदान है इसका विस्तार कैसे है, तो विस्तार भी जरा देख लेते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा गठन की प्रक्रिया, इसका विस्तार। अब हम राज्यों की बात करें तो किन राज्यों में है, तो यदि आप यहां पर भी मैप पे भी देखोगे तो पश्चिम में पंजाब, उसके बाद हरियाणा,
फिर यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार सॉरी, उसके बाद पड़ेगा असम राज्य। तो इसका विस्तार जो है यह इस प्रकार से, जरा मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर हम राज्यों की बात करेंगे अपने, तो यहां पर पंजाब, यहां पर हरियाणा, यहां पर यूपी, यहां पर बिहार, और ये पड़ गया बंगाल, और यहां पर है असम। क्योंकि ये जो नदियां हैं जिनका जिक्र अभी हमने किया था, यह कौन सी है, तो ऊपर की तरफ तो ये सिंधु नदी चली गई, ठीक है, लेकिन सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलुज है, या इसके अंदर रावी है, ब्यास है, तो ये नदियां क्या है, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो पंजाब के अंदर इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कर रही हैं। उसके बाद यहां पर गंगा जी हैं, तो गंगा जी यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए और बंगाल में, तो ये सारा हिस्सा जो है ये गंगा जी के द्वारा निर्मित है जो इन राज्यों में पड़ रहा है। और तीसरा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इस तरीके से ये असम की घाटी में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश चली जाती है। तो ये उत्तर भारत के जो मैदान हैं, इन मैदानों की जो सीमा है, दक्षिणी सीमा, यह किसके द्वारा निर्मित है, इसका निर्माण जो है इसके द्वारा निर्माण किया गया है, ये हमारा कहलाता है पठार, इसको प्लेटू कहते हैं। ये सारा का सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा है। तो ये ठोस चट्टानी है, इसलिए यह धंसा नहीं है। बीच का हिस्सा जो खाली था सागर का तल, वह धंस गया और वह ऊपर हिमालय के रूप में निर्मित हुआ। तो ये बीच का जो हिस्सा है इसमें नदियां जो है, जैसे यहां से जो नदियां बह रही थी वो, और उत्तर में ये नदियां जिनका जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने इस बीच के हिस्से को जो गर्द या फिर भूसन्नति थी उसको इन्होंने भर दिया, और वही हम पढ़ रहे हैं। तो राज्य कौन कौन से पड़ गए, जिन राज्यों के अंदर है राज्यों, उसमें हम राज्य लिखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, क्रम से चलते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल, और अंत में जो है वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नहीं लिखना, राज्य लिख रहे हैं, तो राज्य में असम, तो यह हो गया असम। इन राज्यों में ये फैला हुआ। अब इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो इसका विस्तार जो है किस प्रकार से है, तो इसका विस्तार इस तरीके से है, लगभग जितना हिमालय के कुल भारत में लंबाई पड़ती है लगभग 2500 किलोमीटर, तो ये लगभग 2500 किलोमीटर है। और चौड़ाई, तो इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 से लेकर और 300 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, यानी कि घटती बढ़ती रहेगी जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ को चलेंगे। तो ये हो गया हमारा इसके विस्तार आदि के बारे में जो पॉइंट्स थे। अब है इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। हाँ, कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम यहां पर विशेषता लिखते हैं, विशेषता। तो इसकी विशेषता में क्या आएगा कि यह भारत का ही नहीं, विश्व के सबसे उपजाऊ और बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, यानी कि यहां पर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है वाला क्षेत्र है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व या कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो हम उत्तर भारत के
इन्हीं राज्यों के नाम लेते हैं, तो इस दृष्टि से भी इसकी विशेषता बनती है। अब पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण। इसको हम वर्गीकृत कैसे करते हैं? तो इसका जो वर्गीकरण है यह 4 हिस्सों के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। आमतौर पर तो हम इसको कहते हैं, विशेषता में एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यह लगभग, यह मैदान लगभग समतल या सपाट है। लगभग समतल या सपाट है। तो जब समतल और सपाट है तो यहां जो नदियां बहेंगी इस क्षेत्र के अंदर वह किस गति से चलेंगी? मंद गति से। इसलिए यहां बहने वाली नदियां मंद गति से बहती हैं। वाली नदियों की गति मंद होती है, की गति मंद होती है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं इसका वर्गीकरण कैसे होता है। तो मैदानी क्षेत्र का वर्गीकरण कितने हिस्सों के अंदर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। सपाट और समतल होते हुए भी कुछ विशिष्टताएं हैं जिनको अलग करती है। तो ये 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण किस प्रकार का होगा, जरा मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूं एक चित्र बनाकर, क्योंकि वही सबसे बेहतर तरीका है इसको दिखाने का। जैसे यहां पर हमने ये हिमालय के बारे में या हिमालय को दिखा दिया। तो जो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत कहां पर है? ये हमारे उत्तर भारत में। इस तरीके से हिमालय जो है यह विस्तृत है। तो जब हिमालय से ये नदी नीचे उतरेगी तो ये जो क्षेत्र है हिमालय से सटा हुआ, यहाँ पर वह अपने साथ कंकर, पत्थर और चट्टानी मलबे को लाएगी नदी के। तो नदी जो है इस क्षेत्र में, जो कि हिमालय के दक्षिण में है, जो कि 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ये वाली कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जहां पर नदी जो है वह कैसी हो जाएगी? वह नदी भूमिगत होकर बहेगी। सॉरी, वहां पर नदी जो है नीचे भूमिगत हो जाएगी। कारण क्या है कि यहां पर जो मिट्टी के अंदर छिद्र हैं वह इतने ज्यादा हैं और ऊपर की तरफ इकट्ठा मलबा इतना अधिक है कि नदी अंडरग्राउंड होकर बहेगी, दिखाई नहीं देगी। इस क्षेत्र को, जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं भाबर। तो इसे कहा जाएगा भाबर। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कौन सा होगा? फिर ये क्या होगा कि उसके बाद ये 8 से 16 किलोमीटर की जो पट्टी है, उसके बाद फिर 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी आएगी, जिसमें ये नदी जो है ये पुनः सतह के ऊपर बहनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से नदी जो है ये पुनः सतह के ऊपर बहनी शुरू हो गई। और इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर पानी और नम और दलदली क्षेत्र अधिक है, इसीलिए इसे कहते हैं तराई। स्पष्ट हुआ? यानी कि हिमालय के दक्षिण में स्थित 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी होगी, जहां पर नदी भूमिगत होकर बहेगी, उसे कहते हैं भाबर। ये वाला क्षेत्र, ये वाला। उसके बाद का जो क्षेत्र है, जो कि पड़ेगा 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा, उस पट्टी के अंदर ये भूमिगत बहने वाली जो नदियां हैं ये पुनः सतह के ऊपर बहेंगी और इसे कहते हैं तराई। फिर ये विस्तार जो है आगे जारी रहेगा और इसको हम फिर नदी के किनारे के क्षेत्र के रूप में देखते हैं। यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये ऐसे।
अब यहाँ पर जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, तो यहाँ पर जो है ये नदी बह रही है, जो सामान्यतः जिसका ये अधिकतम जो ऊंचाई है नॉर्मल उसमें वह ये रहती है। तो मैंने नदी घाटी बना दी, थोड़ा बड़ा करके अभी दिखाऊंगा मैं। तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र में बना देता हूं। तो जब बाढ़ आएगी, यानी कि जब पानी जो है बरसात के दिनों में थोड़ा ऊपर तक बहेगा, तो ये क्षेत्र जो है, जो आप ये साइड में उठा हुआ क्षेत्र देख रहे हो, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये दोनों तरफ ये क्षेत्र, ये वाला। तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि बरसात के दिनों में या जब नदी में पानी अधिक होगा तो यहाँ भी जल भराव हो जाएगा। तो ये नदी का बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। और इसके अंदर नई जलोढ़ मिट्टी जो है वह प्रतिवर्ष जमा होगी, और इसलिए यह क्षेत्र जो है कृषि की दृष्टि से बढ़िया उपजाऊ होगा, क्योंकि हर साल बाढ़ का पानी नई जलोढ़ मिट्टी लाकर यहाँ जमा करेगा। और जो अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्षेत्र, यानी कि यहाँ तक तो पानी आ गया, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्षेत्र जो है कहां पर होगा, ये जो बाढ़ के पानी का क्षेत्र है इससे थोड़ा सा ऊंचाई पर, इससे थोड़ा सा ऊपर जो है ये क्षेत्र होगा जहां बाढ़ का पानी नहीं आएगा। असल में पुरानी जो नदियां थी या नदियों के बहाव की जो रास्ता था वह रास्ता बदल गया, और वहां पर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था वह ऊपर के स्थान पर या टीले नुमा स्थान के ऊपर रह गया, जहां पर अब नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तो इसको कहते हैं, ये वाला जो ग्रीन कलर में, इसे कहते हैं बांगड़, इसे बांगर कहते हैं। अब मैं बड़ा करके इसको दिखा देता हूं आपको। यहां देखिए, तो जो मैंने आपको यहां पर दिखाया थोड़ा और बड़ा करता हूं। अब देखिए, संभवतः अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, और मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं ताकि इसी पे आपका फोकस रहे। तो आप देखिए, ये हिमालय है, हिमालय से नदी नीचे उतरी और अपना मलबा जो है, जो अपने साथ में वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट रॉक्स के और इसके माउंटेन के लेके आई है, वो जमा कर दी, और नदी जो है नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंडरग्राउंड होकर बहने लगी। अब ये 8 से 16 किलोमीटर वाली इस पट्टी के बाद फिर नदी जो है वह दोबारा से ऊपर की सतह पर बहना शुरू कर देगी, और इस क्षेत्र को कैसा बना देगी, नम और दलदली, जिस वजह से इसको तर यानी कि पानी से भरा हुआ, इसे तराई के रूप में जाना जाता है। 30 किलोमीटर की पट्टी यह होगी। उसके बाद जब हम दोआब के क्षेत्र में जाते हैं, दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसको दोआब कहते हैं। तो जब हम दोआब के क्षेत्र में जाएंगे, जैसे हम उत्तर भारत की बात करें तो गंगा जी का और यमुना जी का दोआब पड़ेगा, जिसे गंगा यमुना दोआब कहते हैं। उस क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ देखिए, जहां पर ये नदी बह रही है, ये ग्रीन कलर से जो है मैंने नदी दिखाई है, तो सामान्य जो इसकी ऊंचाई होगी वह यहां तक होगी जहां ग्रीन कलर है। उसके बाद जब बाढ़ का पानी भरेगा, यानी कि मानसून में पानी ज्यादा आएगा, तो नदी जो है इस स्तर तक पहुंच जाएगी, जो ये हिस्सा। तो ये वो हिस्सा है जिसे नदी का बाढ़ क्षेत्र कहते हैं, फ्लड एरिया ऑफ द रिवर कहते हैं। यहाँ पर जो है नदी आकर और नई जलोढ़ मिट्टी जो वो अपने साथ लाई है उसे जमा कर देगी। तो ये जो क्षेत्र है जहां हर साल प्रतिवर्ष नई मिट्टी जमा होती है उसको खादर कहते हैं। और ये जो क्षेत्र बना रखा है ये उस खादर क्षेत्र के ऊपर या उसके पीछे स्थित है, जहां कभी नदियां बहकर और जलोढ़ मिट्टी को जिन्होंने जमा कर दिया था। आज ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है इसको बांगड़ कहते हैं। और अगर हम बात करें कृषि योग्य क्षेत्र के रूप में, तो यह इस खादर की तुलना में कम उपजाऊ है। तो एक बार मैं इस वर्गीकरण को आपको लिखवा देता हूं, कैसे कैसे बताना है। संभवतः ये चित्र के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं
जो पॉइंट्स मैं चाह रहा हूं। सबसे पहले हमने किया कि वर्गीकरण में पहला हिस्सा कौन सा हो गया, तो 4 हिस्सों में हम इसको वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बांगड़। तो ये जो बांगड़ का क्षेत्र है, यह क्या है, यह पुरानी, सॉरी बांगड़ नहीं, सबसे पहले भाबर से ही शुरू करते हैं, है ना, जहां से मैंने आपको बताया वहीं से ही प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा भाबर। भाबर का जो क्षेत्र है यह हिमालय की तलहटी यानी कि फुटहिल्स ऑफ हिमालय। स्थिति कहां पर है, स्थिति पोजीशन या लोकेशन, लोकेशन है हिमालय की तलहटी, हिमालय की तलहटी जिसको फुटहिल्स कहते हैं, पर स्थित, ठीक है। और इसकी जो विशेषता है, विशेषता क्या है जी, इसकी विशेषता है, विशेषता कि यहां नदी भूमिगत बहती है और दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी है कि यह क्षेत्र नदी द्वारा लाए गए चट्टानी मलबे से ढकी हुई है, से ढकी हुई है। यदि हम भारत की तुलना करें, भारत में तो भारत और नेपाल की जो सीमा है, और ये भारत में कम और ना के बराबर और मुख्यतः मिलेगा नेपाल में, क्योंकि हिमालय की जो तलहटी है वह नेपाल में ही स्थित है। उसके बाद स्थित शुरुआत होती है तराई की, तो तराई का क्षेत्र यूपी, बिहार, इन क्षेत्रों के अंदर पड़ेगा। तो भारत और नेपाल के मध्य और विशेष रूप से नेपाल में, ये होगी हमारी इसकी विशेषता। तो अगर हम कृषि की बात करें तो जाहिर बात है जहां जमीन पथरीली होगी वहां कृषि की उपयोगिता बहुत ही कम होगी। तो कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें, कृषि की दृष्टि से कृषि बहुत कम, क्योंकि यहां पथरीली जमीन है। तो सबसे पहले ये हो गया। अब इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई जो है 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी है। जाहिर बात है हिमालय के दक्षिण में। ये हो गया भाबर के बारे में। पे दूसरे नंबर पे आता है हमारा तराई। तराई का जो क्षेत्र है इसके बारे में सबसे पहले इसकी स्थिति, तो इसकी जो स्थिति है वह होगी भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में। चौड़ाई कितनी होगी इसकी, तो ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई वह होगी 15 से 30 किलोमीटर की पट्टी है ये, यानी कि बेल्ट। और यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, अब हम करते हैं विशेषता। विशेषता ये है कि जो नदियां भूमिगत हो गई थी भाबर में, भूमिगत नदियां पुनः सतह के ऊपर
यानी कि रीसरफेस कर जाती हैं, पुनः सतह के ऊपर बहने लगती है, सतह पर बहने लगती हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र कैसा होगा? इसलिए यह पट्टी नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, क्षेत्र का निर्माण करती है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हिमालय से सटा हुआ वह क्षेत्र जो कृषि के बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया गया है, तो ये क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य भूमि के रूप में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के लिए नमी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। तो कृषि की बात क्या आएगी यहाँ पर, हम अलग से ही कर देते हैं कृषि को। तो कृषि बहुत उपयोगी, यानी कि इस क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और जो प्रमुख फसलें हैं, मुख्य फसलें, उनमें आता है धान। मुख्य फसलें पहले नंबर पर तो धान है और उसके अलावा गन्ना। ये दो फसलें जो हैं प्रमुख हैं जो इस क्षेत्र में बोई जाती हैं। और अगर इसके विस्तार की पूछे कि भाई ये कौन से राज्यों में है, तो विस्तार की जब हम बात करेंगे तो ये विस्तार जो तराई का क्षेत्र है, इसका विस्तार कहाँ पर होगा? इसका विस्तार होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम। अब यहाँ एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब मैं ये लिख रहा हूँ पश्चिम बंगाल और असम, तो यहाँ पर जो है तराई को एक अन्य नाम से जाना जाता है सॉरी, अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं द्वार, वह भी ध्यान रखना है। और इन द्वारों को कहते हैं भूटान का प्राकृतिक रास्ता। तो अगला पॉइंट जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे द्वार। और मेन हेडिंग रहेगी हमारी कौन सी? मेन हेडिंग हमारी वही रहेगी जिसको हमने अभी पढ़ा है, यानी कि तराई। इसे कहते हैं द्वार। तो हम लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल और असम में तराई का क्षेत्र द्वार, जैसे कि नाम है द्वार, दरवाजा, द्वार के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। और द्वार की विशेषता क्या है? द्वार भारत और भूटान के मध्य, भारत और भूटान के मध्य प्राकृतिक दर्रे, प्राकृतिक दर्रे या क्षेत्र हैं। ठीक है। और यानी कि इनके माध्यम से सीधे हम भूटान पे प्रवेश कर सकते हैं। और कुल मिलाकर जो है वह 18 द्वार हैं। 18 द्वार हैं। कौन कौन से राज्यों में? पश्चिम बंगाल और असम में। जिसमें से जो सबसे प्रमुख द्वार हैं वह कौन से हैं? जैसे जलपाईगुड़ी बंगाल में, अलीद्वारपुर, ठीक है, बुक्सा जो कि असम में है, ये असम में,
असम, और ये क्षेत्र पड़ेंगे पश्चिम बंगाल। ये प्रमुख द्वार के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कूच बिहार का नाम भी आएगा। टोटल 18 हैं, तो मैंने केवल आपको 2-3 ही इसके अंदर लिखकर बताए हैं। ये हो गया हमारा द्वार से संबंधित। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आ गया बांगड़। ये जो बांगड़ का क्षेत्र है, बांगड़, इसके बारे में हमने किया था कि बांगड़ का जो क्षेत्र है यह कैसा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, जल के द्वारा ढोई जाती है, जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा क्षेत्र है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है, क्षेत्र है। और इसके अंदर जो है, इसमें कैल्शियम कंकड़ की अधिकता, कैल्शियम कंकड़ का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्रचुर मात्रा में मिलता है, मात्रा में मिलता है। और इनकी स्थिति क्या होगी, स्थिति भाई जाहिर बात है, ये कहां पर होंगे, नदी का जो बाढ़ क्षेत्र है उस बाढ़ क्षेत्र से पीछे की ओर, नदी बाढ़ क्षेत्र, जिसको हम नदी बाढ़ क्षेत्र यानी कि यहाँ नदी का पानी, बाढ़ के दौरान नदी का पानी आता, उसी को हम कह रहे थे खादर, तो हम खादर भी लिख सकते हैं, के पीछे स्थित है, पीछे स्थित, यह ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उपजाऊपन कैसे है इसमें, तो यदि हम तुलना करें इसकी उपजाऊपन की खादर से, तो कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ, क्योंकि नई मिट्टी जमा नहीं हो रही। और पुरानी मिट्टी में जब हम खेती करते हैं तो जो फसलें हैं वो उसमें से दोहन करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स को, इसलिए मिट्टी की जो उत्पादकता है वह समय के साथ घटती है, और उसको पूरा करने के लिए हमें उसके अंदर खाद और दूसरे रासायनिक आदि चीज़ों को मिलाना पड़ता है, ताकि जिन चीज़ों की कमी फसलों के उगने पर हुई थी उनकी पूर्ति की जा सके। तो इसकी उपज जो है कम है, किसकी तुलना में, खादर की तुलना में, खादर की तुलना में। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हम बांगड़ की बात करें तो बांगड़ के प्रकार कितने हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को जरूर। बांगड़ के जो हैं तीन प्रकार हमें स्थानीय स्तर पर मिलते हैं। जैसे ए, इसे कहते हैं भुर। ये जो भुर का मैदान है ये रेतीली पुरानी रेतीली जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं पुरानी रेतीली जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, और ये मुख्यतः कहाँ मिलता है, ये मिलता है गंगा जमुना द्वाब में, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर मुजफ्फरनगर आ गया, मेरठ है, बुलंदशहर है, मुरादाबाद है, ये जिले आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये विस्तार कहाँ पर है इसका, विस्तार तो हम कहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा गंगा जमुना द्वाब, गंगा जमुना द्वाब का क्षेत्र होगा।
दोआब, ये जो शब्द आया दोआब, इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की जो जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र होता है उसी को दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख कई सारे दोआब है, जैसे गंगा जमुना दोआब है, बिस दोआब है, रेचना दोआब है, आदि दोआबों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दोआब के क्षेत्र में स्थित होगा। और इसका निर्माण कैसे हुआ? जो नरम और पतली महीन दानेदार मिट्टी थी ऊपर की सतह की, उसका तो हो गया अपरदन यानी कि वेदरिंग, प्रकृति ने उसको हटा दिया और नीचे मोटे दाने वाली मिट्टी बची है, जिसकी वजह से यदि हम इसकी उपजाऊपन की बात करें तो इसकी उपज जो है वह कम होती है, तो उपजाऊ कम रहेगी। इसके बाद एक तो हो गया हमारा इसका जो हम, चलिए मैं वापस उसी को करता हूँ ताकि हमें एक जगह पर ही दिखती रहे और इसी में मैं जोड़ता रहूँगा, है ना। थोड़ा याद रखने में आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है यदि एक जगह पर ही वो लिखी हो। तो है तो ये छोटे शब्द, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रहेंगे, दिख जाएंगे और मैं एक बार बड़ा करके इनको दिखा भी दूंगा। तो एक प्रकार तो मैंने बताया ये वाला, और दूसरा कौन सा हो गया? बी जो है इसे कहते हैं बरिंद का मैदान। बरिंद, ये जो मैदान है ये कहाँ पर है? बरिंद का मैदान ये गंगा जी की नदी घाटी और पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। नदी घाटी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। और जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ये किसका हिस्सा है? बांगड़ का, तो जाहिर बात है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है जो कि मुख्यतः स्थित है पश्चिम बंगाल में। और ये कैसा है? उपजाऊ, इसमें उपज थोड़ी कम है। इसकी अगर हम देखें कि ये उच्च यानी कि थोड़ा ऊंचाई पर और लहरदार मैदान है। मैदान सिंचाई के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भरता है और इसलिए कृषि की जो प्रमुख फसल है वो धान है। कृषि, धान। सिंचाई जो है वर्षा ही प्रमुख स्रोत है। तो दूसरा हो गया हमारा बरिंद का मैदान। और तीसरा जो है फिर बंगाल के अंदर स्थित होता है, तीसरा कहलाता है राढ़ का मैदान। राढ़, ये राढ़। तो ये जो है ये कहाँ पर पाया जाएगा? इस बरिंद के मैदान के दक्षिण में। तो यह भी इसी प्रकार का एक पुराना मैदान है, लेकिन इसका विस्तार कहाँ है? ये छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर प्लेटू जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ से लेकर और गंगा जी के बीच में। मैं अगर मैप पे आपको दिखा सकूं तो यहाँ दिखाता हूँ। ये तो यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको। तो ये देखिए, ये हो गया छोटा नागपुर का पठार और ये होगी गंगा जी, जिनको बंगाल में कहते हैं हुगली। तो इनके बीच के जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ेगा ये वाला, ये क्षेत्र जो है इसे राढ़ का मैदान कहते हैं। तो इसके वर्गीकरण में आपने पढ़ा, तो इसके वर्गीकरण में 3 हिस्से जो हैं वह हम करेंगे। आखिरी जो हमारा हिस्सा है वह कहलाता है, आखिरी जो हिस्सा है वह कहलाता है खादर। तो अगला जो है वह है खादर। खादर के अंदर स्थिति क्या है? कहाँ पर पाया जाएगा? दोआब क्षेत्र में। दोआब मतलब दो नदियों के बीच जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र। दोआब क्षेत्र में नदी बाढ़ क्षेत्र में स्थित, यानी कि जब बाढ़ आती है तो जहां तक पानी जाता है वहां तक नदी जब और वापस आएगी तो वो है अपनी मिट्टी को
वहाँ पर ऑलरेडी छोड़ देगी जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचा था, इसीलिए इसको नदी बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। अगर हम इसकी कृषि की बात करें तो हम कहेंगे बहुत उपयोगी, और मुख्य फसल जो है, मुख्य फसल धान ही है, मुख्य फसल वह राइस या धान। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उत्तर भारत के मैदानों से जुड़े हुए जितने भी सैद्धांतिक विस्तार से समझने योग्य बिंदु थे। अब मैं आपको इनकी क्वेश्चंस करा देता हूं जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, यह है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, कौन कौन सी नदियां थी हमने पढ़ा था, सिंधु नदी, गंगा जी और ब्रह्मपुत्र नदी, और साथ में यह भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो नदी जिसका योगदान है वो गंगा जी है। तो आप देखिए कौन सी असंगत है, कौन सी नदी नहीं है जो हिमालय के में स्थित वो निर्माण कर रही है उत्तर भारत के मैदान का। तो हमारा उत्तर होगा गोदावरी, क्योंकि गोदावरी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और यह महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण के राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तो हमारा आंसर होगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुरानी जलोढ़ से बना हुआ है। तो पुरानी एल्यूवियल सॉइल कौन सी है, बांगड़। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर बांगड़। इसे भांगर भी है, बांगड़ भी कहते हैं, BHANGAR कहते हैं। तो आंसर होगा थर्ड वाला। खादर और बांगड़, यहाँ बांगड़ शब्द दे दिया उन्होंने, वहाँ भांगर दे रखा, तो एक ही बात है, इंग्लिश में देख लीजिएगा। सब निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है, किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर है। तो इसमें एक वर्ड यूज कर रखा कछार। तो उत्तर प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी है इसे स्थानीय तौर पर कछार भी कहते हैं। तो कछार ही एल्यूवियल, अंग्रेजी में लिखा है एल्यूवियल, और इसी को हम कहते हैं, इसी को कहा जाता है जलोढ़। तो जो ये वर्ड बार बार मैं यूज कर रहा था बताते हुए, इसे ही जलोढ़ कहते हैं। और इंग्लिश में जो वर्ड है, इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा, एलुवियल सोयल। तो ये लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाली पुरानी जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है। ये डीपी कांस्टेबल में है, तो जाहिर बात है पुरानी जलोढ़ की बांगड़ का क्षेत्र कहलाता है। पांचवा लास्ट का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ये आया हुआ है डीपी कांस्टेबल में 2020 में। बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमने पढ़ा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है बांगड़ का, उसको हमने 3 हिस्सों के अंदर पढ़ा। कौन कौन से, एक तो हमने कहा, एक तो कहलाता है राढ़ का मैदान, वो भी बंगाल में है। दूसरा कहलाया बरिंद का मैदान, वो भी बंगाल में है। और एक पड़ा था भुर का जो क्षेत्र है वह पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार आज का टॉपिक आपका समाप्त हुआ। समय निकालकर आपने वीडियो देखा और लेक्चर सुना, आपका धन्यवाद।